So hello everyone, before starting the video, if you haven't subscribed our YouTube channel, then do subscribe it and press the bell icon. And if you haven't joined the Telegram and the WhatsApp group, all the links are in the description box. Join them for the latest to latest judicial updates. अगर आपने अभी तक Telegram और WhatsApp ग्रुप नहीं ज्वाइन किया या परीक्षा रिफ्रेशर YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो इसे तुरंत कर लें। इससे आप लोग को क्या फायदा होगा कि लेटेस्ट आप लोग को जुडिशियल अपडेट्स आप लोग को समय समय पर मिलते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस, आप सर से तुरंत बात कर सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं स्क्रीन पर। उनके नंबर है 9005078691, ये उनका पहला नंबर है। सेकंड नंबर है 9335144265। तो आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए, जो जुडिशल सर्विसेज है इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है लॉ ग्रेजुएट। इसमें दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं, लोअर जुडिशरी जिसको आप लोग सिविल जज कहते हो, PCSJ कहते हो, और दूसरा होता है हायर जुडिशल HJS, जिसमें पहली पोस्टिंग आपकी मिलती है ADJ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो देखिए, जुडिशल सर्विसेज की आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो जुडिशल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं? केवल हाथ उठाएं। आप में से जो लोग चलिए, बहुत अच्छा है, ढेर सारे जज लग भी रहे हैं आप लोग। तो लगने से तो काम नहीं बनेगा, बनना पड़ेगा। तो देखो, इस जुडिशल सर्विसेज की प्रिपरेशन आप लोग को ड्यूरिंग LLB शुरू कर देनी है। अब देखिए, डायरेक्ट पॉइंट पर आ जा रहे हैं, बहुत कंसंट्रेट होइए। जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशन करने के लिए आपको ड्यूरिंग LLB तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आप चाहे लॉ फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकेंड सेमेस्टर में है, फिफ्थ सेमेस्टर में है या 3 ईयर्स, जो भी आप कर रहे हैं, इमीडिएटली आ जाइए। इसमें देखिए क्या क्या आपको करना है। हम आप लोग को 8 पॉइंट बता रहे हैं। पेन कॉपी ले लो, लिख भी लो, कभी भूलोगे नहीं। जिस स्टूडेंट को रिकॉर्ड करना हो रिकॉर्ड भी कर ले। आप लोग आवाज़ नहीं करो भाई, आवाज़ मत करो। हाँ, चलिए सुनिए ध्यान से। देखिए, पहला स्टेप जो आप लोग को 8 स्टेप बताया जा रहा है, इसको ध्यान से सुने। आप लोग शांत हो जाए, नहीं तो कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा। अभी हमने चार दिन पहले हम लखनऊ गए थे, अलीगंज में। वहाँ पे आप लोग की डबल भीड़ थी, एक व्यक्ति आवाज़ नहीं कर रहा था। अभी परसों हम 29 तारीख को लखनऊ में गए थे और वहाँ पे 500 स्टूडेंट थे, कीप साइलेंट, एक भी बच्चा आवाज़ नहीं कर रहा था। और उन लोगों ने सर का भरपूर फ़ायदा उठाया और जो हम मोटिव लेके गए थे उन्होंने उसको सुना भी। तो हम चाहते हैं आप लोग भी ध्यान से सुन लो, क्लास के बाद खूब बात करना, लेकिन अभी तो सुन लो। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि आप लोग के पास लॉ की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, और वो भी अच्छे ऑथर्स की। पहला पॉइंट है लेटेस्ट नई किताब लॉ की, पुराना एडिशन नहीं, नया एडिशन, टेक्स्ट बुक नंबर 1। दूसरा देखो, जो हम लोग का लॉ है वो 2 तरह का है, एक कोडिफाइड लॉ है, एक नॉन कोडिफाइड लॉ है। जो कोडिफाइड लॉ है, जिसको नहीं सुनाई पड़ा इधर आ जाओ। अगर नहीं सुनाई पड़ा इधर आ जाओ ना, आप लोग आ जाओ। हाँ, आ जाओ इधर। हाँ, तो बस शांत रहो। तो देखिए, जो आप लोग का कोडिफाइड लॉ है उस पर आप लोग को बेयर एक्ट मिलते हैं, बेयर एक्ट। और जो नॉन कोडिफाइड लॉ है उस पर बेयर एक्ट नहीं मिलते। नॉन कोडिफाइड लॉ में है जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंटरनेशनल लॉ, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, ये सब नॉन कोडिफाइड लॉ है। इसके बाजार में बेयर एक्ट नहीं मिलेंगे। और हिंदू लॉ का जो मिलता है हिंदू मैरिज एक्ट का मिलता है, हिंदू लॉ का बेयर एक्ट नहीं है।
मोहम्मद ला का जो है बेयर एक्ट नहीं मिलता। तो पहला आप लोग लोगे नई टेक्स्ट बुक और दूसरा लोगे बेयर एक्ट। आप लोग का एग्ज़ाम देने का लैंग्वेज चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, लेकिन जो बेयर एक्ट लेंगे वो आप लोग लेंगे डिगलॉट। डिगलॉट का मतलब होता है एक तरफ इंग्लिश दिया रहता है, एक तरफ हिंदी दिया रहता है। हिंदी वाले स्टूडेंट को डिगलॉट बेयर एक्ट लेना है। 2 बात हो गई। तीसरा, आपको किसी टीचर के गाइडेंस में रहिए। आप लोग के जो टीचर्स हैं उनके गाइडेंस में रहिए, उनसे बराबर सीखने की कोशिश करिए। आपको अगर कोई सर हिंदू ला पढ़ा रहे, मोहम्मद ला पढ़ा रहे, आईपीसी पढ़ा रहे, सीआरपीसी पढ़ा रहे, तो उनसे आप जुड़े रहिए, उनकी बात को ध्यान से सुनिए। तीसरा फंडा। चौथा फंडा है, अगर 8 फंडा आप लोग फॉलो कर लोगे तो पहली बात आप लोग आवाज़ निकालना बंद कर दोगे जितना आवाज़ निकालते हो। और दूसरा जो है कैरियर संवर जाएगा। 4th फंडा है सेल्फ स्टडी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी आप लोग करोगे 5 आवर टू 6 आवर, 5 से 6 घंटे। और ये जो सेल्फ स्टडी करोगे आप लोग, ये ध्यान रखना 7 डेज, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सभी दिन करना है। कोई दिन स्टूडेंट की छुट्टी नहीं होती। कॉलेज को छुट्टी होती है, होने दो, लेकिन स्टूडेंट की छुट्टी नहीं होती। ये आपका अगला हो गया। नेक्स्ट, आप लोग को लीडिंग के, अच्छा आप लोग को मैनर नहीं है क्या कि कोई सर बता रहे हैं, खूब बात कर लो बात, तब हम बोलेंगे। किसने आप लोग को एडमिशन दे दिया है? आप लोग लॉ ग्रेजुएट हो, कोई तो मैनर सीखो। कल जज बनोगे, आपके कोर्ट में से हल्ला करेगा कोई, तो आपको अच्छा लगेगा? लास्ट वार्निंग दे रहे हो, अदरवाइज सर चले जाएंगे, ये आप जान लीजिए। अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम आपकी आवाज़ भी सुनते और अपना गला फाड़ते रहे। लास्ट वार्निंग दे रहे हैं आप लोग को, आवाज़ बिल्कुल मत करिएगा। देखिए, इसके बाद आप लोग को लीडिंग केस पढ़ना है। लीडिंग केस, देखो लीडिंग केस क्या होता है? लीडिंग केस उस केस को कहते हैं जो किसी सेक्शन को, जो डिस्प्यूट होता है सेक्शन के अंदर, कोई कंट्राडिक्शन होता है, उसको वो क्लियर कर देता है। जैसे आप लोग को लीडिंग केस का कुछ एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। जिन स्टूडेंटों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, उनको पढ़ाया गया होगा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ये हम लोग का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 में बना, और 72 से लेके 1903, यानी 30 वर्ष तक ये लोगों को नहीं मालूम था कि अगर माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं तो क्या होगा। तब प्रिवी काउंसिल ने पहली बार ये बताया कि अगर माइनर के साथ एग्रीमेंट किया जाता है तो वो हो जाएगा नल एंड वाइड। बच्चों इधर आ जाओ, जिसको नहीं सुनाई पड़ रहा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जिसको नहीं सुनाई पड़ रहा है। इसके साथ आप लोगों ने आईपीसी में पढ़ा सेक्शन 299 और 300 में डिफरेंसेस, कल्पेबल होमोसाइड मर्डर। इसको जो दूर किया रेक्स वर्सेस गोविंदा के केस में लॉर्ड मेलविल ने, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे लॉर्ड मेलविल। ऐसे ढेर सारे लीडिंग केस है। पाकला लैंड, स्वामी वर्सेस एम्पायर, इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो आप लोग को कम से कम 400 लीडिंग केस पढ़ना है, 400 लीडिंग केस आप लोग को। आ जाओ फिर हम बोलते हैं आ जाओ आप लोग, चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ इधर आ जाओ, चलो। तीसरा आप लोग को बताया गया कि आप लोग टीचर के गाइडेंस में रहिए, बिना टीचर के सिलेक्शन नहीं होगा। वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देते रहेंगे और उनसे आप जुड़े रहिए। 4th नंबर पे आपको बताया गया कि 5 से 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी करो खुद। इसके बाद आपको बताया गया लीडिंग केस। लीडिंग केस वो केस होता है जो किसी डिस्प्यूट को दूर कर देता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है,
कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों ने प्रीएम्बल पढ़ा होगा। 1950 से लेकर 1973 23 ईयर तक यही क्लियर नहीं था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं। अल्टा पल्टी हो रहा था, शंकरी प्रसाद में कुछ कहा गया। लास्ट में जो लीडिंग केस बना वो कौन सा बना? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AIR 1973। इसको बोलते हैं लीडिंग केस। इसके बाद आप लोग पढ़ोगे करंट केस। ऑनरेबल हाई कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन होते हैं, आप लोग अपने सब्जेक्ट का, जो जुडिशरी का है, बाकी ढेर सारे जजमेंट नहीं पढ़ना है, जो जुडिशरी का है उसके केसेस को आप बराबर पढ़ोगे। जैसे एक दो एग्जाम्पल आपके सामने हम बता रहे हैं। जोसेफ साइंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2019, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसमें एडल्ट्री को अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया। एडल्ट्री ऑफेंस नहीं है। इस समय बिहार में इंटरव्यू चल रहा है जुडिशरी का। स्टूडेंटों से पूछा जा रहा है कि जो एडल्ट्री को अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया, एडल्ट्री को अब ऑफेंस नहीं है, तो पहले क्या था? पहले जो एडल्ट्री होता क्या है, अगर कोई मैरिड वुमेन्स अपने हस्बैंड के अलावा किसी दूसरे जेंट्स के साथ सेक्सुअल रिलेशन डेवलप करती है तो उसको बोलते थे एडल्ट्री। जब एडल्ट्री ऑफेंस था तभी मैरिड वुमेन्स को पनिशमेंट नहीं मिलता था, ये ध्यान रखना। और मैरिड वुमेन्स को आज भी पनिशमेंट नहीं मिलता। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाने का फ़ायदा क्या मिला? ये इस समय बिहार के जुडिशरी में पूछा जा रहा है, और जितने हमारे स्टूडेंट हैं सब फटाफट आंसर दे रहे हैं वहाँ पे। अब आपको बताना है कि इसमें अंतर क्या आया। पहले ये अंतर आया कि जो पहले थर्ड पर्सन को मिलता था पनिशमेंट, अब थर्ड पर्सन को पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तीसरे व्यक्ति को अब दंड नहीं मिलेगा। पहले उसको दंड मिलता था, आज नहीं मिलेगा। यही अंतर आया और कोई अंतर नहीं आया। फिर इसके बाद एक दूसरा केस है, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो इस केस में IPC की जो सेक्शन थी 377, अननेचुरल ऑफेंस, इसको क्या किया गया? क्या पूरी सेक्शन ख़त्म कर दी गई या कुछ पार्ट? कुछ पार्ट। तो देखो इसमें 3 ऑफेंस था। अगर कोई फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, मेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, या फीमेल या मेल किसी एनिमल के साथ करता है, तो इसमें से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया है, मेल के साथ कर सकती है, फीमेल के साथ कर सकता है, इसको लीगल शेप दे दिया गया है। लेकिन अगर कोई मेल या फीमेल किसी एनिमल के साथ करती है तो उसको आज पनिशमेंट बना हुआ है। ये कहा गया नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आप लोग को क्या करना है? लीडिंग केस के साथ करंट केस भी पढ़ना है। लीडिंग केस के साथ करंट केस आपको पढ़ना है। इसके साथ आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना है। आप जुडिशरी में जाना चाहते हो तो जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, ADJ का, सिविल जज का, APO का, सबकी छोटी सी लाइब्रेरी बनाइए अपने घर पर, और उसमें आपके पास सारे स्टेट के जुडिशरी के, ADJ के, APO के पेपर होने चाहिए। आप UP की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड की तैयारी, इससे कोई मतलब नहीं। आपके पास हर स्टेट के लास्ट ईयर के पेपर होने चाहिए। जब आप हर स्टेट के जुडिशरी के पेपर को सॉल्व करोगे, ADJ के पेपर को सॉल्व करोगे, तो आपको कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन रिपीटेशन के मिलेंगे। अभी 21 अगस्त को APO का एग्ज़ाम हुआ, 21 अगस्त को। इसी जो हमारे संपर्क में स्टूडेंट थे, क्लास में जुड़े हुए थे, 92 क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आया 150 में। इसलिए आया केवल अनुभव के आधार पर। इतने दिन से पढ़ाते पढ़ाते ये पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं।
तो ये आप लोग को भी करना है कि प्रीवियस ईयर के पेपर को इकट्ठा कर लो और उसको आप सॉल्व करो, वो चाहे प्री का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे इंटरव्यू का हो। जो इंटरव्यू के क्वेश्चन मिलते हैं ना अक्सर मैगजीन्स में छपते हैं, उसको आप कलेक्शन करते जाओ। अब आता है कि जुडिशरी जो एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं कि जहाँ का निकला वहाँ भर दिया आपका हो जाएगा। आपको पहले क्लासिफिकेशन करना है। कैसे? जैसे देखो नॉर्मली आप लोग कहाँ के जुडिशरी के लिए तैयारी करते हो, यूपी का है, उत्तराखंड का है, बिहार का है, झारखंड का है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, बिहार का है, राजस्थान का है, दिल्ली का है, हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का। ये जो आप लोग स्टूडेंट हो, इसी में आपको तैयारी करना रहता है। फिर से बता दे रहे, ध्यान से सुने। जितना आप लोग चुप रहेंगे उतनी बात हमारी अच्छी समझ में आएगी, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारे भी बोलने की कैपेसिटी है, हो सकता है भी गला दर्द करने लगे, चुप हो जाएंगे, माइक भी नहीं है। तो ध्यान से सुनो। देखो कौन कौन से स्टेट है, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। अब इसका आप क्लासिफिकेशन करो 3 पार्ट में, और जो 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन करोगे वो हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से स्टेट के सिलेबस सिमिलर हैं। अब आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेट हमको सिलेक्ट करना है। नंबर 1 क्लासिफिकेशन करो। पहला देखो कौन कौन से स्टेट पहले नंबर पर रखो, यूपी, उत्तराखंड, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड। क्लासिफिकेशन में नंबर 1 पे रखो यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड। देखो ये स्टेट ऐसे है जहाँ पे जनरल स्टडीज़ आती है, अब भरपूर जनरल स्टडीज़ आती है, थोड़े मोड़े नहीं आते। यूपी में आपको 150 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के करने हैं, 150 क्वेश्चन। ये है जनरल स्टडीज़ वाले। नंबर 2 पे क्लासिफिकेशन करो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ये 3 में जनरल स्टडीज़ बहुत कम आती है, बहुत। और जो जनरल स्टडीज़ आती है वो स्टेट वाइज आता है। जैसे एमपी का आप लोग जुडिशरी दोगे, एमपी का जनरल नॉलेज आएगा। तीसरा, ये दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पर दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर जब आप प्री का एग्ज़ाम देने जाओगे तो बेयरेट अलाउ है, आप अपने साथ बेयरेट ले जा सकते हो, याद रखना। अब देखो आप लोग का टारगेट यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान होता है। यूपी में प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में 10 पेपर आते हैं, और ये जो 10 पेपर हैं इसमें 150 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस आएंगे और वो 2 नंबर के रहेंगे, यानी 300 नंबर के। दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, जो 150 क्वेश्चंस आएंगे, ईच मार्क्स 1 मार्क्स। तो यूपी का जो जुडिशरी का आप लोगों का पेपर होगा 450 नंबर का। और ये जान लो कि जो स्टूडेंट एबव 300 पाएगा, वो चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो, और चाहे वो जनरल की गर्ल्स हो, ओबीसी की गर्ल्स हो। ओबीसी स्टूडेंट का मेरिट जनरल के बराबर जा रही है, ये भ्रम मत पालना, वो बात ख़त्म हो चुकी है। अब थोड़ी सी मेरिट जो कम जाती है वो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट की, बस। तो कुछ 10 पेपर क्या क्या है। पहला है जूरिस्प्रूडेंस, जिसको कहते हैं फादर ऑफ द लॉ। ये सारे लॉ का पिता है, फादर है।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर, अगर इसको आप समझ जाओगे तभी आपको लॉ समझ में आएगी। व्हाट इज़ लॉ, काइंड्स ऑफ लॉ, डिफिनीशन ऑफ लॉ, नेचर ऑफ लॉ, स्कोप ऑफ लॉ, ये जितनी बातें लॉ से जुड़ी होती है ये तभी समझ में आएगी जब जूरिस्प्रूडेंस समझोगे तब। नंबर 2, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सीपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टीपीए, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देखो 10 पेपर है। पहला हमने बोला जूरिस्प्रूडेंस, दूसरा बोला आईपीसी, तीसरा सीआरपीसी, 4th नंबर पर एविडेंस एक्ट, 5वें नंबर पर सीपीसी, 6ठे नंबर पर टीपीए, 7 पर कॉन्स्टिट्यूशन, 8th पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 9th पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ, और 10वें पर है करंट इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, ये 10 पेपर प्री में आएंगे और इससे जो क्वेश्चंस आएंगे 150 150 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। 300, ये जो है ध्यान रखिएगा 300 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद एक पेपर होगा जनरल स्टडीज़ का जिसमें आप लोग को 150 क्वेश्चंस मिलेंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का। उसमें हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा और करंट अफेयर्स आएगा। तब ये दोनों मिलकर आपकी मेरिट बनाएगा पूरी का। तब ये आप लोग की मेरिट बनाएगा पूरी का। ठीक है, अब देखो जो जुडिशल एग्जामिनेशंस है ये आज से आप लोग कैसे तैयारी करो, आज से, अभी से, यहाँ से जाने के बाद। देखो जुडिशल सर्विसेज 3 स्टेप में होता है, 3 स्टेप में। पहला है किन किन स्टूडेंटों ने एविडेंस एक्ट पढ़ा है। एविडेंस एक्ट किसी ने पढ़ा है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, पढ़ा है, पढ़ा है ना। हाँ शांत रहो। देखो बच्चे, एग्ज़ामिनेशन कितने तरह से होता है। एग्ज़ामिनेशन अंडर सेक्शन 137 इंडियन एविडेंस एक्ट। हाँ बताइए। हैं? थैंक यू, बहुत अच्छा। तो देखो जैसे एग्ज़ामिनेशन कोर्ट में होता है 3 तरह से। कोर्ट में होता है एग्ज़ामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन, री एग्ज़ामिनेशन। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी 3 पार्ट में।
पहला है प्री, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। ये ध्यान रखना, जब तीनों कंपटीशन निकाल लोगे तभी आप जुडिशल ऑफिसर बनोगे। ऐसा नहीं कि प्री क्वालिफाई कर गए तो आपकी शादी के लिए लड़की वाले आने लगेंगे, ये जान लीजिएगा। कोई लड़के अगर प्री क्वालिफाई किए, कोई लड़की शादी नहीं करेगी, ना उसके घर वाले आएंगे। मेंस क्वालिफाई करोगे, थोड़ा नाम, आप लोग का नाम हम पूछने लगेंगे, भाई कौन बच्चा है जो जुडिशरी का मेंस निकाला है। और जब इंटरव्यू क्वालिफाई कर लोगे तो कमीशन से लिस्ट निकलती है, तो सारे लोग वहीं से हायर कर लेते हैं जुडिशल ऑफिसर्स को, ये जान लेना। तो देखो प्री कैसे तैयार करना है। प्री जो होता है पूरा फैक्ट्स पर होता है, फैक्ट्स। इसमें आपको बे रेट तो बेस है, बट बे रेट के साथ बिना टेक्स्ट बुक के काम नहीं बनेगा। बे रेट तो पढ़ना ही पढ़ना है, टेक्स्ट बुक बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग आईपीसी में थेफ्ट पढ़े हो, चोरी के सेक्शन में है 378 पनिशमेंट। अगर घर के अंदर चोरी होती तब 380, अगर कोई सर्वेंट चोरी करता है 381, अगर चोर अपने साथ कोई हथियार लाता है 382। चोरी एक ऐसा ऑफेंस है जिसका पनिशमेंट 4 सेक्शन में, चोरी एक ऐसा ऑफेंस है जिसका पनिशमेंट 4 सेक्शन में। 379 में पनिशमेंट है अगर पब्लिक प्लेस पे चोरी होती है। 380 है घर के अंदर चोरी होती है, दुकान के अंदर चोरी होती है। 381 अगर सर्वेंट ने चोरी किया, आपके नौकर ने चोरी किया। और 382 है कि अगर जो चोर है वो अपने साथ हथियार लाता है। ये आपके एग्ज़ाम में आता है। कौन बताएगा आपको? आईपीसी ख़त्म हो गई? किसकी आईपीसी ख़त्म हो गई? आपकी। थेफ्ट पढ़ा? अच्छा चलो, अब देखो जैसे आईपीसी है, बेयर एक्ट में 378 पे परिभाषा है, डेफिनेशन है ना। और इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बेयर एक्ट में कहाँ दिया है? अगर केवल जैसे देखो बहुत से लोग कहते हैं बेयर एक्ट पढ़ो बस, सरासर गलत। आपके जुडिशरी में क्वेश्चंस आएगा कि जो थेफ्ट होता है उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो ये बताओ बेयर एक्ट में कहाँ दिया है। और किसी ने जिसको कहते हैं ना भौकाल दिखा दिया, डरा दिया, बस बेयर पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ो। जनरल स्टडीज़ भी उसकी डुबो दिया और लॉ भी डुबो दिया। जब टेक्स्ट बुक पढ़ोगे किसी भी ऑथर्स की, रतन लाल, धीरज लाल पढ़ोगे, एस एन मिश्रा पढ़ो, कोई भी पढ़ोगे, तो जो भी सर ने किताबें लिखी उसमें लिखा हुआ है थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स। तब आपको पता चलता है कि थेफ्ट जो होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। थेफ्ट किसी के पोजीशन से होता है, ओनरशिप होना जरूरी नहीं है। तब आपको पता चलता है थेफ्ट में डिसऑनेस्टी होनी चाहिए। तब आपको पता चलता है थेफ्ट में मूवमेंट होना चाहिए प्रॉपर्टी का किसी के पोजीशन से। ये इसको बोलते हैं फैक्ट्स। तथ्य के आधार पर प्री में प्रश्न आएंगे। लिखा रहेगा विच आर द फॉलोइंग, दिया रहेगा इनमें से कौन थेफ्ट का इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ए बी सी डी। अब लगाओ, किस पे लगाओगे? चारों सही नज़र आता है। और देखो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है हम लोगों के अंदर, अगर हमको किसी भी सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं होती तो जो हम डिसीजन लेते हैं वो गलत लेते हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो मालूम नहीं है। अब आपने ऐसे से आंख बंद किया, बजरंगबली सही पे टिक लगा दो। जिस भी धर्म से जुड़े हो, हिंदू है तो बजरंगबली को याद करता है, चूँकि बजरंगबली बड़े शक्तिशाली, खासकर इलाहाबाद में। मोहम्मदन लोग हैं तो अल्लाह को याद किए सिख, अब लगाया बजरंगबली के नाम पे बी। 100% गलत, क्योंकि जो इष्ट देव होते हैं, सुपर पावर होते हैं, वो इस सब काम में इन्वॉल्व नहीं होते। वो एमसीक्यू करने के लिए पैदा हुए हैं। उनसे आप क्यों एमसीक्यू तो आप सॉल्व करिए ना। तो आपके अंदर अगर
कैपेसिटी रहेगी तभी आंसर करोगे, इसलिए बता रहे हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। सारे जुडिशल एग्जामिनेशन में, सारे प्रोसिक्यूशन के एग्ज़ाम में, सारे हायर जुडिशल के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए, आपके -1/3 -1/3 -1/3 इज इक्वल टू 1। 3 क्वेश्चन गलत किए, 3 नंबर तो वो गया ही, एक और आपको ले गया। इसलिए जुडिशरी की प्रिपरेशन, हमको लगा कि जिस कॉलेज ने मुझे इस लायक बनाया, इस कॉलेज का तो मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। जो मुझे लॉ की जानकारी हो यहाँ के टीचरों ने सिखाया, और जो आगे एजुकेशन लिया वहाँ के टीचरों ने बताया। और जब मैं इस योग्य बन सका कि कुछ बातों को शेयर कर सकता हूँ, तब मैंने निर्णय लिया कि मैं CMP लॉ कॉलेज में आऊँगा, बस ऋण चुकाने के लिए। वो भी चुकेगा नहीं, केवल कुछ अंश लगेगा कि कुछ अंश हमारा CMP लॉ कॉलेज में हमने चुका दिया, फिर मौका मिलेगा, फिर कभी आएंगे। तो उसको जरा आप समझो। तो इसमें आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक और बेयर एक्ट। एक प्रॉब्लम आप लोग की आती है, बेयर एक्ट आप लोग को समझ में नहीं आता। आप लोग कहते हैं सर बेयर की लैंग्वेज बड़ी डिफ़िकल्ट है। बेयर की लैंग्वेज क्यों डिफ़िकल्ट है? कभी आप लोगों ने सोचा कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्यों काटने को दौड़ती है? एक बार पढ़े, समझे में क्या कह रहा है, दूसरी बार पढ़े तब भी नहीं समझ में आता। तो देखो बेयर पढ़ने का तरीका, बेयर एक्ट कैसे पढ़ोगे ताकि आप लोगों को बेयर एक्ट काटने को नहीं दौड़ेगा। जैसे हम समझते हैं, आप लोग मूवी तो देखते होगे ना, मूवी भी देखते हैं। कौन से देखा अभी? क्या लाल सिंह चड्ढा? चलो एक स्टूडेंट केवल बताओ, कोई भी एक स्टूडेंट बताओ। हाँ बताओ भाई, कौन सा मूवी देखा है? कोई मूवी देखा इधर? कौन सी है? फॉरेंसिक। चलो अच्छा, एक सेकंड को देखो, ये बता रहे हैं कि फॉरेंसिक कोई मूवी है, इन्होंने देखा। अगर आपको यहाँ खड़ा कर दिया जाए, फॉरेंसिक स्टोरी बता लोगे? हो तगड़े से बताओगे, हमसे अच्छा बताओगे। क्यों? याद हो गया। बेयर एक्ट क्यों नहीं याद होता? मूवी आप लोग को बहुत अच्छी तरह याद रहती है, या अगर कोई नेगेटिव बात सुनने को मिल जाए, अगर कोई बता दे आजकल उनका लड़का भाग गया है एक लड़की को लेके। अच्छा, क्या नाम था? अच्छा, लड़की की उम्र क्या थी? इतना उसमें क्रॉस क्वेश्चन करोगे कि जाके वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स यहाँ पर होता है, मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं सेरिबेलम, जहाँ आप लोग चुटिया बनाते हो, वहीं पे जाके सेट हो जाता है। चाहे आप मूवी देखते हो, चाहे नेगेटिव बात देखते हो, यही सेट हो गया और निकलता नहीं। हम लोग के समय 16 मूवी बहुत हिट थी, कोई 15 बार देखा, कोई 20 बार, हमने भी 6-7 बार देखा। अब 16 मूवी हमसे कोई कम सोते रहे तो भी बता दे। अब देखो बेयर एक्ट क्यों नहीं याद होता? जैसे देखो मूवी आप लोग देखने जाते हो तो आप लोग पहले माइंड मेकअप करते हो कि आज हमको PVR में मूवी देखना है। ऑनलाइन टिकट बुक कर दिए, जितने टाइम पर मूवी है आधे घंटे पहले निकल गए, वहाँ पे आपको डार्क रूम में बैठा दिया गया। डार्क में बैठाने के बाद आपको कंसंट्रेट कर दिया गया पर्दे पर, सामने देखो, और मूवी को चटपटा बनाया गया। आप कंसंट्रेट हो कैसे देखते हो, आँख की झलक भी नहीं गिरती। तो वो क्या होता है, आपके सेरिबेलम में पिट्यूटरी ग्लैंड्स में बैठ जाती है। जब बेयर एक्ट आप पढ़ते हो तो वो क्यों नहीं याद होता और कैसे याद होगा, दोनों हम बताएंगे। जब बेयर एक्ट पढ़ो या लॉ के प्रोविज़न पढ़ो, चाहे जितनी प्रॉब्लम आपके पास हो, वो प्रॉब्लम को किनारे कर दो तब पढ़ने बैठो। आप चाहे एक दिन में 2 ही घंटा पढ़ो, लेकिन मन लगा के पढ़ो। बेयर को पढ़ने का तरीका है ब्रेक कर करके पढ़ना। एक पैराग्राफ पढ़ा, रोक दीजिए, जब तक उस पैराग्राफ की आपको मीनिंग न समझ में आ जाए तब तक आगे न बढ़े। दूसरा पैराग्राफ पढ़िए, उसकी मीनिंग समझिए, तब आगे बढ़िए। तीसरी पैराग्राफ पढ़िए, जब उसकी मीनिंग समझिए तब आगे बढ़िए। और सबसे डिफ़िकल्ट जो डेफिनेशन है सेक्शन 2D इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें दिया गया है कंसीडरेशन की परिभाषा। LLM कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हमसे एग्जामिनर 2D को डिफाइन ना कराए। ठीक है,
तो आप लोग बेयर कैसे पढ़ोगे? जैसे मान लीजिए 4 लाइन में बेयर एक्ट है, आप उसकी आधी लाइन पढ़ो या पूरी लाइन, एक लाइन पढ़ो, उसकी मीनिंग को समझो। जब तक मीनिंग समझ में ना आए, चाहे टीचर से पूछ लो। इसलिए हमने कहा ना किसी टीचर के कि सर हमें फर्स्ट लाइन की मीनिंग समझ में नहीं आई, तो आपको बता देंगे। सेकंड लाइन की मीनिंग समझो, फिर याद हो जाएगा। तीसरी लाइन की मीनिंग समझो, तब याद हो जाएगा। और फोर्थ लाइन की मीनिंग समझो। आज से आप लोग करना है कि 4 लाइनें ब्रेक कर करके पढ़ना है। क्यों? जब आप मेंस का एग्ज़ाम दोगे तो मेंस में होता है सब्जेक्टिव, वहाँ पे आपसे फैक्ट्स वगैरह नहीं पूछे जाते, सब्जेक्टिव। अब आपको लिखना है हाउ टू राइट करेक्ट आंसर, सही आंसर कैसे दें। देखो, मेंस के एग्ज़ाम में आपको नॉलेज बताने की ज़रूरत नहीं एग्ज़ामिनर को कि मुझे बहुत नॉलेज है। आपको वहाँ पे बताने की ज़रूरत है कि आपने जो पूछा उसका आंसर मैंने दे दिया। आपने जो पूछा एग्ज़ामिनर ने, बस मैं उतना आंसर दे रहा हूँ, तब आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एक एग्जाम्पल सुनिए। जैसे आईपीसी है, आईपीसी में एक बड़ा हिट क्वेश्चन से आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149। अब स्टूडेंट देखा इतना खुश, 34 को डिफाइन किया, बारेंद्र कुमार घोष को डिफाइन किया कि डाक खाने का था, पैसा उठा ले गया, क्योंकि आता बहुत है ना। एग्जामिनर ने पूछा क्या था आपसे, डिस्टिंग्विश ने, तो आप क्यों बता रहे हो? क्यों सेक्शन 34 को डिफाइन कर रहे हो? और डिफाइन करोगे तो होगा क्या कि जो आपका सपोज करिए 20 मिनट का एक क्वेश्चन का टाइम मिला है, तो आपका 35-40 मिनट लग जाएगा। और जब 35-40 मिनट लगेगा, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन बचेंगे आपके पास पता चलेगा 5 मिनट और 2 क्वेश्चन, तो आप करते हो घसीटा मारते हो। एग्जामिनर का छोड़ो छोड़ो, अरे सर जीवन का सवाल है। अच्छा चलो, जीवन आपका निपट के दे दिया कॉपी। जब वो एग्ज़ामिनर के पास जाता है, जो हम लोग के प्रोफेसर रहे, सब एग्ज़ामिनर हैं, कोई कॉपी विदेश नहीं जाती जसने के लिए, सब इलाहाबाद में वैल्यूएट होती है, और मैक्सिमम एग्जामिनर आपके इलाहाबाद के, क्या भी ये चूक है। तो जब वो कॉपी आप लोग के देखते हैं, 2 क्वेश्चन जो आपने घसीटा मारा था आपको दे दिया जाए तो आप नहीं पढ़ सकते, आपको दे दिया जाए आप नहीं पढ़ सकते, तो एग्जामिनर से आप क्या उम्मीद करते हो? क्रॉस लगाए 0। और तब आप कहो कि एग्जामिनर लगता है बड़ा दुष्ट था, बड़ा नालायक था, नंबर काट लिए। अरे वो आपको क्या जानता है, आपको क्या पहचानता है? आपकी राइटिंग से ना आपका धर्म, ना आपकी जाति, ना आपका उम्र कुछ पता चलेगा? तो ये गलती मत करना। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन 34 149। अब आपको क्या लिखना है इस क्वेश्चन में? फर्स्ट आप क्या करोगे, पॉइंट वाइज आंसर बताओगे। फर्स्ट देखो, जो कॉमन इंटेंशन होता है उसमें 2 आर मोर देन 2 पर्सन्स, और कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 आर मोर देन 5 पर्सन। कॉमन इंटेंशन प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटीज़ पर काम करता है, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। और जो कॉमन ऑब्जेक्ट होता है वो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटीज़। जो सेक्शन 34 है, नो ऑफेंस, धारा 34 कोई अपराध नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और 149 अपने आप में अपराध है। क्यों? जो 149 है उसका मदर सेक्शन है 141, अनलॉफुल असेंबली। मदर सेक्शन उसकी 141 है, वो तो उसका बच्चा आया है 149 में। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको 20 में 20 मिलेंगे। ये हो गया आप लोग का मेंस में लिखने का तरीका। देखिए, बहुत बातें आज नहीं बता पाएंगे, फिर कभी। और तीसरा देखो आता है इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। देखो बच्चों, अगर आपका प्री में नहीं होता तो थोड़ा सा दुख होता है, 2-4 दिन आपका वो जो दुख होता है वो दूर हो जाता है। घर वाले समझाए, गार्जियन ने समझाया, मदर फादर ने, टीचर्स ने। जिसका मेंस में नहीं होता उसको कम से कम हफ्तों तक नींद नहीं आती, हफ्तों तक नींद नहीं आती मेंस वाले स्टूडेंट को। सर 31 साल से पढ़ा रहे हैं, कौन समझते 31 साल अभी किसी की उम्र नहीं हुई होगी, क्या हो गई है?
इसके बाद जो स्टूडेंट्स का इंटरव्यू में नहीं होता, उसकी वही स्थिति होती है जैसे सजा के थाली दी गई है, लीजिए लंच खाइए, डिनर खाइए, छीन लिया कि तुम नहीं खाओगे। अब आपके सामने सजी थाली है, आपने देखा बड़ा डिश बहुत अच्छा, आपने माइंड मेकअप किया अरे पनीर भी है, नॉन रोटी भी है, और कहीं चाउमीन है, तब तो कोई बातें नहीं आप लोग के लिए, तो किसी ने छीन लिया। अब आपको कितना दुख, वही इंटरव्यू है। जिन बच्चों का इंटरव्यू में नहीं होता, चाहे उनको जितना आप समझाइए, हफ्तों लग जाता है उनको उभरने के लिए। क्यों? एक तरफ जज और एक तरफ ख़त्म। एक तरफ ये है कि जुडिशल ऑफिसर बनने जा रहे हैं और एक तरफ जीवन ख़त्म। जैसे आप लोग बचपन में सांप सीढ़ी खेले होंगे, 2 फेंके, 4 फेंके, 97 गया, अगला फेंके सांप लील ले गया, लाके 3 पे आपको खेले होंगे बचपन में। वही इंटरव्यू है। तो प्री निकाल लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। प्री तो जो भी इलाहाबाद में रहता है, चूँकि इलाहाबाद कंपटीशन का हब है, 2-4 साल पढ़ने के बाद सबकी प्री निकल जाती है। कोई सेलेक्ट हुआ, अपना नोट्स और दे दिया, हो सकता है इंटरव्यू भी, मेंस भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, इंटरव्यू बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। एक पोस्ट पे 3 लोगों को बुलाया जाता है, एक पोस्ट पे केवल 3 लोग को। और ये 100% एब्सोल्युटली राइट है कि एक का सिलेक्शन होगा, 2 बाहर जाएगा। एक का सिलेक्शन होगा ना, और 2 तो बाहर जाना है। और 2 में आप भी हो सकते हो और 1 में भी आप हो सकते हो। ऐसा क्या करें हम 1 में आ जाए? तो कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जैसे आपसे पूछा जाए आप जज क्यों बनना चाहते हैं, जैसे आप जज क्यों बनना चाहते हैं, बताओ, खड़े हो जाओ। तो एडवोकेट क्यों नहीं बनना चाहते? ध्यान से सुनो, देखो क्या बच्ची बता रही है, हम आप लोग को बताते हैं। हाँ सर, क्योंकि हमें जुडिशरी की लाइफस्टाइल अच्छी लगती है, एडवोकेसी की नहीं। क्यों? एडवोकेसी क्या दी होती है? इंडिपेंडेंट से नहीं, मगर फिर भी डिस्टिंग्विश हो जाती है जो पावर, अथॉरिटी, प्रेस्टीज आपको जुडिशरी में। तो पावर किसके ऊपर दिखाओगे? सर हमारे पास है ना, अब दिखाए ना दिखाए, मेरी मेंटालिटी। तो कौन सी पावर मिलती है जज को? रुको भैया, शांत रहो। जुडिशल ऑफिसर को क्या पावर मिलती है? सर हमारे पास राइट रहता है कि हम किसी भी लॉ को कैसे कवर कर सकते हैं, क्या मेंटालिटी लगा के उसको किस आपको तो वही करना है जो दोनों एडवोकेट बोलेंगे, उसी पे डिसीजन देना है। सर वो तो हमारा राइट हो जाएगा ना कि किसी भी पावर क्या है? आप बताइए ना कि जज बन जाएंगे, पावर कौन सी पावर आ जाएगी? पुलिस स्टेशन को डराएंगी? क्या करेगी? राइट होगा ना कि हम किसी फेवर में देना। देखो इसका आंसर क्या बताओगे? देखो आप लोग से पूछा जाता है कि आप जज क्यों बनना चाहते हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुछ स्टूडेंट इसका बड़ा ख़राब आंसर देते हैं, कहते हैं सर एडवोकेट इसलिए नहीं बनना चाहते, एडवोकेट में कमाई नहीं होती, बड़ी अनसर्टेन लाइफ है। अभी कोविड लगा था, वकीलों को बड़ी दिक्कत हुई, और जज में कम से कम सैलरी तो मिलेगी। 100% गलत क्वेश्चन, 100%, 1% 100% गलत। जिस इलाहाबाद में आप रहते हो, ऐसे ऐसे एडवोकेट हैं जिनकी प्रैक्टिस 1 करोड़ के ऊपर है, 1 करोड़ के ऊपर उनकी प्रैक्टिस है। छोटे मोटे केस नहीं लेते वो, छोटे मोटे केस नहीं लेते, 20-20 जूनियर उनके पास है। ये आंसर आप नहीं बताओगे। देखो जज बनना क्यों है ये बताओगे। देखो जो एडवोकेट होता है वो किसकी पैरवी करेगा, किसका पक्ष रखेगा कोर्ट में? जिसकी फीस लिया है, जिस पार्टीज का वो एडवोकेट है उसी की बात को रखेगा। प्लेंटिफ का है, डिफेंडेंट का है, एक्यूज का है, वही उसी की बात रखेगा ना। और वो गलत भी रख सकता है, वो गलत भी रख सकता है ना, क्योंकि वो फीस लिया है। जज क्यों? जज को कहा गया कि दोनों को सुनो, हियरिंग द बोथ पार्टीज, दोनों को सुन के जज डिसीजन करता है, न्याय करता है। और आप लोग लॉ ऑफ इक्विटी पढ़े होगे, लॉ ऑफ इक्विटी में कहा गया है केवल जज जजमेंट ना करें, जजमेंट दिखाई पड़े। दिखाई पड़ने का मतलब कोई भी जुडिशल पर्सन देखे बोले हाँ भाई जज साहब का जजमेंट ठीक। तो जज हम इसलिए बनना चाहते हैं, हम दोनों को सुनेंगे, हियरिंग द बोथ पार्टीज, प्लेंटिफ को सुनेंगे, डिफेंडेंट को सुनेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे डैश पर बैठे बैठे, अंडर सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 165 में कहा गया है कि अगर जुडिशल ऑफिसर
या कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट जज, किसी को लगता है कि ये दोनों पार्टीज आपस में मिल गए हैं और हमको टीच कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, तो जज को ये पावर है, कोर्ट में बैठे बैठे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है 165 अपने को सेटिस्फाई करने के लिए, और तब वो डिसीजन देगा। इसलिए हम जज बनना चाहते हैं। अच्छा लगा? ये आंसर आप लोग का होना चाहिए कि हम इसलिए जज बनना चाहते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, ये थोड़ी सी बातें थी जो आप लोग के सामने रखा गया। इसके बाद आपको क्या क्या और करना है, 2-3 बातें हैं, बस 15 मिनट के अंदर हम आप लोग को फ्री करते हैं। इसके बाद आप लोग को ये करना है कि जो सेलेक्ट आपसे ऊपर के लोग सेलेक्टेड होते हैं, जिन्होंने जुडिशल ऑफिसर में सिलेक्शन लिया, हायर जुडिशल में एडीजे का सिलेक्शन लिया, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर में लिया, उनके जो इंटरव्यू होते हैं उनको आप ज़रूर देखा करें। ठीक है? अब उनके इंटरव्यू कैसे आप देखोगे? जो जुडिशल ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं उनके द्वारा बताई गई बातों को आप कैसे देखोगे? तो देखो, इसका बता दें आप लोग को तरीका। सर का एक यूट्यूब चैनल है, परीक्षा रिफ्रेशर, फ्री ऑफ कास्ट, कोई चार्जेज नहीं, केवल स्टूडेंटों के लिए। आप लोग लिख लो, सर का एक यूट्यूब चैनल है परीक्षा रिफ्रेशर। ठीक है? तो देखो आप लोग क्या करोगे, हाँ, खोलो जरा से, जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है सर्च करिए, देखिए कौन आ रहा है। हमें है, चलो अच्छी बात है। देखो इस चैनल को आप लोग क्या करना है, इस पर डेली नहीं तो अल्टरनेट वीडियो जाता है। कल देखिए डायरेक्टर जनरल महाराष्ट्र, जो पुलिस के सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं महाराष्ट्र के, वो अपने चैनल पर आए थे। तो आप लोग को करना क्या है, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे, हाई कोर्ट के जजेस, लॉ के प्रोफेसर्स, सिलेक्टेड कैंडिडेट, सबका इंटरव्यू आपको मिलेगा, जो अब तक आ चुके हैं, और जो आगे आएंगे वो भी आपको मिलेंगे। तो आप लोगों को घर बैठे फ्री ऑफ कास्ट। देखो कोई इसके चार्जेस वगैरह नहीं है। ये सर यहाँ पे चार्जेस लेने के लिए नहीं आए हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको कुछ देने आए हुए हैं। तो आप लोग इसके द्वारा सर्च कर लेना, और सर्च करके जो भी वीडियो बनेगा वो आप लोग को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे आज जो वीडियो हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। आज आप लोग जो क्लास कर रहे हो ये भी इस चैनल पे चला जाएगा आज और कल तक। इसके द्वारा आप लोग अपनी पढ़ाई को करो। अब आप लोग ऑनेस्टी से ये बताओ कि आप लोग का आज का जो मोटिवेशन सेशन था हाउ टू प्रिपेयर जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इस पे आप लोग बूस्ट हुए, कुछ ताकत मिली, कोई सही डायरेक्शन मिला? सर को फ्यूचर में सुनना चाहते हो कि नहीं? देखो जो स्टूडेंट हल्ला मचाएं वो तो नहीं, हम सबको पहचान गए हैं। देखो भाई 2, 4, 5 महीने के बाद हमारे भी लाइफ बहुत बिजी रहती है, हम आएंगे पक्का, चाहे 5 महीने के बाद, चाहे 6 महीने के बाद, जो भी टाइम होगा। और आप लोग को शायद आज के क्लास की जानकारी 5-6 दिन पहले ही मिल गई थी, क्योंकि हमने भिजवा दिया था। तो जब फर्दर आएंगे तो जो आप लोग की और कोई प्रॉब्लम होगी पूछ ले। आज अगर किसी को कुछ पूछना हो, जो अभी हमने आज बताया है, वो किसी को कुछ पूछना हो तो हम बैठे हुए आके पूछ लेगा, ठीक है? और जिसको नहीं पूछना है वो जा सकता है।